जोहार साथियों, आज मैं भारत के अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञात हो 1961 में ढेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल एरिया घोषित करने के लिए कुछ मार्गदर्शक मानदंड दिए हैं, जैसे कि वो एरिया आदिवासी आबादी से भरी हो, यानी कि आदिवासी आबादी वहाँ बहुलता में हो। दूसरा, क्षेत्र में जनसंख्या का जो सघनता है वो ठीक ठाक होनी चाहिए और उचित आकार भी होना चाहिए। तीसरा, कि इसके इलाके जैसे जिला, ब्लॉक या तालुक आदि प्रैक्टिकल होने चाहिए। और चौथा, कि पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में भी इनका आर्थिक पिछड़ापन दिखना चाहिए। ये तो हुआ किसी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित करने के कुछ मानदंड। अब देखते हैं कि इस समय उन क्षेत्रों की स्थिति क्या है। भारत में कुल 705 अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं, जो देश की आबादी का 8.6% हैं और 26 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची तो अनुच्छेद 244(2) छठी अनुसूची क्षेत्रों को लागू होती है। भारत देश का 11.3% भूमि अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और इन्हें 10 राज्यों में अधिसूचित किया गया है। उनमें है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। हालांकि 2015 में केरल ने 2133 बस्तियों, 5 ग्राम पंचायतों और 5 जिलों के 2 वार्डों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत सरकार की मंजूरी का अभी भी इंतजार है। इस बीच आदिवासी संगठनों की एक ये भी मांग रही है कि कुछ इलाके जहां आदिवासी लोग रहते हैं उन्हें अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें भी यथाशीघ्र अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाए। वैसे 59% आदिवासी अनुच्छेद 244 के दायरे से बाहर हैं। आप इस वीडियो को देखें, इसमें झारखंड में भले ही 28 ही आदिवासी सुरक्षित सीट हैं, लेकिन आदिवासी 45 सीटों पर प्रभावशील हैं, यानी 17 सीटों वाले इलाकों को भी 5वीं अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई की ज़रूरत है। वैसे ही मणिपुर भी 6वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है, जिसके लिए बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। इन जगहों को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कानूनों के तहत अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है, जिसमें पेशा एक्ट 1996, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 आदि शामिल हैं। यानी आदिवासी कानूनों को उन आदिवासी इलाकों में नहीं लागू करके आदिवासियों के प्रति एट्रोसिटी ही किया जा रहा है, जिसे आज़ाद देश में स्वीकार करना एक गुलामी ही कही जाएगी। तो अभी तक जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं वहाँ आदिवासियों की सिर्फ 41% आबादी निवास करती है, बाकी 59% आबादी के माई बाप गैर आदिवासी और उनके कानून ही चल रहे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पर सरकारें आदिवासियों के प्रति अत्याचार ही कर रही है, जिसका एक उदाहरण मणिपुर का हम देख ही रहे हैं, जहाँ बिना 6वीं अनुसूची के कैसे वहाँ के आदिवासियों को जातीय नरसंहार की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है। सरकार और विरोधी सोच के संगठनों ने 6वीं अनुसूची से बाहर रहने के कारण वहाँ के आदिवासियों के खिलाफ एट्रोसिटी यानी अत्याचार की सीमाएं बार बार लांघी है और हम सभी मूक दर्शक बने हुए हैं। इस बार के चुनाव में यदि देश के बाकी 59% आदिवासियों को भी संविधान के अनुच्छेद 244 के दायरे में लाने की कोशिश की जाए तो हम राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। यह सभी आदिवासियों को सोचने की ज़रूरत है। 1995 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज के विस्तार के प्रावधानों की सिफारिश करने के लिए गठित बुरिया कमेटी ने इन गांवों को शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन यह अभी तक नहीं किया जा सका है। व्यवहारिक रूप में प्रशासनिक इकाइयों की अनुपस्थिति भी ऐसे क्षेत्रों को शेड्यूल एरिया घोषित करने में एक अड़चन है, क्योंकि नौकरशाही गैर आदिवासी हैं, वे खुद नहीं चाहते कि शेड्यूल एरिया बने, इसीलिए वे लोग सही रिपोर्ट पेश ही नहीं कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करने की आवश्यकता होती है, जिसमें 20 सदस्य होते हैं, जो आदिवासी मामलों में राज्यपाल को सलाह देते हैं। इसके बाद राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में हर साल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपते हैं। ये तो हुआ मोटा मोटी एक प्रक्रिया जो आदिवासी इलाकों के लिए प्रयोग किए जाने की उम्मीद संविधान में अंकित है।
और इस पर कितना काम होता है वह तो हम आप देख ही रहे हैं। केंद्र सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश दे सकती है। राज्यपाल उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होने वाले संसद और राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून को निरस्त या संशोधित कर सकता है। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र के लिए नियम भी बना सकते हैं, विशेष रूप से एसटी के सदस्यों द्वारा या उनके बीच आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या पूर्ण प्रतिबंधित करने के लिए, और आदिवासी को भूमि आवंटन और धन उधार देने संबंधी को विनियमित कर सकते हैं। राष्ट्रपति की निगरानी में राज्यपालों को दिए गए ये शक्तिशाली प्रावधान, अधिकार और विशेष जिम्मेदारी आज काफ़ी हद तक मृतप्राय होकर रह गए हैं। संसद ने 1996 में पेशा कानून को अनुसूचित क्षेत्रों पर अधिनियमित किया, जिससे संविधान और संविधान सभा का इरादा वास्तव में जीवित हो गया। राज्य के पंचायत कानूनों ने निर्वाचित पंचायत निकायों को सशक्त बनाना शुरू किया, तो इससे ग्राम सभाएं विवादास्पद हो गई, क्योंकि पंचायत व्यवस्था में मुखिया, सरपंच आदि को अधिकार दिया गया, जबकि ग्राम सभा में पूरे गांव को ग्राम सभा के मार्फत अधिकार है। लेकिन पेशा ने ग्राम सभाओं को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से पर्याप्त अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया और कहा कि उच्च स्तर पर जो भी संरचनाएं हैं, ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकार को ग्रहण नहीं करती है। संविधान किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को विशेष रूप से शक्तियां प्रदान करती है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान एक एग्जीक्यूटिव वर्क है और उसके पास इसके आधार की जाँच करने की कोई विशेषज्ञता नहीं है। और 2016 में झारखंड उच्च न्यायालय ने अनुसूचित क्षेत्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि आदिवासियों की आबादी कुछ ब्लॉकों में 50% से कम हो गई है, इसलिए उसे सामान्य क्षेत्र घोषित किया जाए। अदालत ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति के विशेष विवेक के अंतर्गत है, कोर्ट के अंतर्गत नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान के लिए न तो संविधान और न ही कोई कानून कोई मानदंड प्रदान करता है। हालांकि 1961 के ढेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वो जो क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र हो या उसकी सघनता हो, आर्थिक पिछड़ापन हो और उसकी प्रशासनिक इकाई व्यवहारिक हो, ये मानदंड उसमें तय हैं, उसी को आज भी समझा और माना जाता है। कोई भी कानून ऐसे क्षेत्र में एसटी का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित नहीं करता और न ही इसकी कोई पहचान के लिए कोई कट ऑफ तारीख निर्धारित करता है। 2002 में अनुसूचित क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने सिफारिश की थी कि 1951 की जनगणना के अनुसार 40% और अधिक आदिवासी आबादी वाले सभी राजस्व गांवों को योग्यता के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र माना जा सकता है। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने इस पर विचार करने के लिए 2018 में राज्यों को सूचित किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब सोचिए, आपकी हमारी जो राज्य सरकार है, कहाँ पर आदिवासी हैं या नहीं हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं दे रही है, तो उसे फिर शामिल कैसे किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र की सघनता का मतलब है कि सभी प्रस्तावित गांवों को एक दूसरे के साथ या मौजूदा अनुसूचित क्षेत्र के साथ सटे होने की आवश्यकता है, यदि नहीं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, ऐसा माना गया। लेकिन सन्निहितता एक अनिवार्य सीमांकन मानदंड नहीं है। इसका एक उदाहरण केरल का लंबित प्रस्ताव है, जो शर्तों की अनदेखी करता है। भूरिया समिति ने अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की मूल इकाई के रूप में एक आमने सामने समुदाय, एक बस्ती या अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने वाली बस्तियों के समूह को मान्यता दी। लेकिन यह भी ध्यान दिया गया कि सबसे अधिक संसाधन संपन्न आदिवासी बसे हुए क्षेत्रों को प्रशासनिक सीमाओं द्वारा विभाजित कर दिया गया है, जिससे वे हाशिए पर चले गए हैं। मतलब जानबूझकर आदिवासी इलाकों को या तो पंचायत के रूप में या प्रखंड के रूप में, जिला के रूप में, राज्य के रूप में अलग अलग एरियाओं में बांट दिया गया है। जो हम बार बार बोल रहे हैं कि किस तरह से आदिवासी इलाकों को अलग अलग एरिया में बांट के, जिसमें हम विकास की संभावनाओं से दूर होते चले गए और हम हाशिए पर चले गए हैं। हालांकि पेशा के अधिनियम ने अंततः कानून में इस अस्पष्टता को सुलझा दिया। अधिनियम में एक गांव को परिभाषित किया गया है जिसमें आमतौर पर एक बस्ती या बस्तियों का एक समूह या एक बस्ती या बस्तियों का एक समूह शामिल होता है, जिसमें एक समुदाय शामिल होता है और परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करता है।
ऐसे गांवों में वे सभी जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल हैं ग्राम सभा का गठन करते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, जिसे FRA अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ने इस परिभाषा को अपनाया। यहाँ भी ग्राम सभाएं अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जंगलों पर शासन करने के लिए वैधानिक प्राधिकारी हैं। परिणाम स्वरूप गाँव की परिभाषा का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों से आगे बढ़कर वन सीमा और वन गाँवों को भी शामिल करने के लिए किया गया है। हालांकि उपयुक्त कानून के अभाव में ग्राम सभाओं को राजस्व भूमि पर अपनी पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं का सीमांकन करना अभी बाकी है। FRA 2006 के तहत उन्हें सामुदायिक वन संसाधन का सीमांकन करने की भी आवश्यकता है, जो कि गांव की पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं के भीतर प्रथागत सामान्य वन भूमि या आरक्षित वनों या संरक्षित वनों और संरक्षित क्षेत्रों सहित स्थानीय समुदायों के मौसमी उपयोग के ये क्षेत्र हैं। वहाँ पर ये अपना दावा कर सकते हैं सामुदायिक वन या संपदा के रूप में। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर सभी आदिवासी बस्तियों या बस्तियों के समूहों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने की आवश्यकता होगी। इन गांवों की भौगोलिक सीमा को FRA 2006 के तहत वन भूमि पर सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र तक विस्तारित करने की आवश्यकता होगी और सभी प्रासंगिक राज्य कानूनों में उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से राजस्व भूमि के भीतर प्रथागत सीमा तक संभव बनाया जा सकेगा। अंततः राजस्व गांव, पंचायत, तालुका और जिले की भौगोलिक सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता होगी ताकि ये पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र हों। यह रिपोर्ट मैंने CR विजय के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया है ताकि हम उस नज़रिए से भी हम पेशा और 5वीं अनुसूची को समझ सकें। आज आदिवासियों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने कानूनों को कितना समझते हैं या किस तरीके से समझ सकते हैं। तो इन्हीं कानूनों को अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से समझाने से भी कई बातें समझ में आ जाती है। तो उसी प्रयास में मैंने उस रिपोर्ट के हवाले से यहाँ 5वीं अनुसूची और अन्य आदिवासी कानूनों को समझाने का प्रयास किया है ताकि आप समझ सकें कि 2011 की सेंसस रिपोर्ट के आधार पर 10,42,81,034 आदिवासियों में से 6,15,00,000 आदिवासी तो 244 के दायरे से ही बाहर हैं, वह 5वीं या 6वीं अनुसूची में नहीं हैं। हो सकता है यह भी कारण हो कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधानों को सही से लागू नहीं किया जा रहा हो, क्योंकि आधे आदिवासी तो हमारी आवाज़ के हिस्से ही नहीं हैं। यह जानबूझकर आदिवासियों को बांटने की साजिश लगती है। खैर, हम बटे हुए हैं, इसमें शायद कोई शक की बात नहीं है, लेकिन संगठित नहीं हो सकते हैं ऐसी बात भी नहीं है। आदिवासी भी पढ़ लिख गए हैं, बस उसी ज्ञान का थोड़ा उपयोग आदिवासी समाज को शिक्षित करने, संगठित करने और संघर्ष करने में लगा दें तो परिवर्तन जरूर होगा। और समय रहते हम नहीं चेते तो जो आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है उनका तो पता नहीं, लेकिन हमारी 5वीं और 6वीं अनुसूची कहीं खतरे में न पड़ जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सबों को धन्यवाद। जोहार।